नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। लोकसभा की लड़ाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, कुछ ही घंटे बचे हैं जब आप लोग मतदान केंद्रों तक जाएंगे, वोट कास्ट करेंगे। बूथ, ईवीएम मशीन पहले चरण की वोटिंग के लिए तैयार हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 के मुकाबले क्या बीजेपी इस बार जीत का आंकड़ा बढ़ा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही वोटरों के सामने इस बार नई सरकार और नए जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर भी सामने है। पहली बार वोट देने जा रहे युवा मतदाताओं से लेकर बुजुर्ग वोटरों तक मतदान को लेकर जोश दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखने को लेकर चुनावी मैदान में डटकर खड़ी है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास करती दिख रही है। प्रथम चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना जनसूचित जाति के लिए आरक्षित है और मुरादाबाद, साथ में रामपुर और पीलीभीत में प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कल लॉक हो जाएगा। यानी कल ईवीएम में इन उम्मीदवारों की किस्मत कैद होगी। लेकिन कौन से वो उम्मीदवार हैं इन 8 सीटों पर जिनकी किस्मत कल मतदाता लिखेंगे? आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कौन से वो उम्मीदवार होंगे जिनकी किस्मत का फैसला होगा। सहारनपुर से राघव लखवाल और इमरान मसूद के साथ तीसरे प्रत्याशी के तौर पर भी बसपा ने मुकाबला टफ कर दिया है। गाजीपुर की बात करें तो देखिए, कैराना लोकसभा की सीट की बात करें तो प्रत्याशी आपके सामने है। मुजफ्फरनगर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, टफ फाइट है सभी जगहों पर। हाई प्रोफाइल सीटों में आ जाती हैं सहारनपुर, पीलीभीत। नगीना लोकसभा सीट जहां पर ओमकार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, मनोज कुमार लेकिन चंद्रशेखर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने खेल बिगाड़ रखा है। पीलीभीत जितेंद्र प्रसाद, ये भी हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जा रही क्योंकि जितेंद्र प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। भगवत सरन गंगवार, अनीस अहमद खान। पश्चिमी यूपी की तमाम सीटें जहां पर मुस्लिम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पार्टियों के बड़े मुद्दे हैं जिन पर चुनावी रण में ये जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में समीकरण किस तरह से? भाजपा सपा बसपा से 7 गुना ज्यादा ताकत दिखाती नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी एक तो सत्ता में है। दूसरी बात यह भी कि हमने देखा कि किस तरह की जो मुद्दे हैं उन पर भारी पड़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव और मायावती ने 4 जनसभाएं की हैं यहाँ पर। प्रियंका गांधी का एक रोड शो भी हुआ है, लेकिन कितना ये कारगर साबित होगा विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। मुस्लिम उम्मीदवारों की मुस्लिम वोटर्स की बात करें, माफ कीजिए, तो 40% मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर है, जनरल 16 हैं। और वहीं हम ओबीसी और दलित की बात करें तो 18 दलित हैं, ओबीसी 20% के पास यहाँ पर आते हैं। यानी मुस्लिम वोटर्स यहाँ खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। लेकिन बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं, करीब 4 सीटों पर बीएसपी खेल बिगाड़ सकती है। वहीं आगे बढ़िए तो कुछ और ऐसी बातें हम आपको बता दें जो इस चुनाव में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहले चरण में जो अन्य वोटर्स हैं वो 4% रहेंगे। काफी सारी चीजें हमने आपको बता दी और सारी चीजें अब डिबेट में क्लियर होंगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। मनीष पांडे जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। शशिकांत तिवारी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आरिफ साहब आपका भी। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, सुजीत जी आपका भी स्वागत करती हूँ। और सुजीत जी आपसे ही शुरुआत और ये जानने की कोशिश कि कल फाइनली जो ईवीएम है उसमें लिखी जाएगी इन उम्मीदवारों की किस्मत। लेकिन पश्चिमी यूपी जो कि कहा जा रहा है कि यहाँ ध्रुवीकरण बड़ा फैक्टर आप देखेंगे। कई मुद्दे हैं जिनको हमने इस बार प्रचार प्रसार में सुना है, जिनमें परिवारवाद काफी रहा। सनातन, राम मंदिर, 370 यूसीसी को उठाते रही बीजेपी और विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। आप इन 8 सीट पर क्या देख रहे हैं? पीलीभीत में क्या देख रहे हैं? सहारनपुर में क्या देख रहे हैं? और बीएसपी किस तरह से खेल बिगाड़ने का काम कर सकती है? और वहीं आ गए नगीना से चंद्रशेखर आजाद। सुजीत जी सर की आवाज दीजिए, सर अनम्यूट कीजिए डिवाइस। पीलीभीत में जितिन प्रसाद लड़ रहे हैं और जी। जितिन प्रसाद वहां नए कैंडिडेट के रूप में गए हैं। वहां संगठन का बड़ा घोर अभाव है वहां पर। और एक तरह से आप कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने स्थल पर देखा है, गांवों में जा जाकर के देखा है, लोग केवल मोदी और योगी के नाम पर ये प्रत्याशी केवल चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कहीं काम नहीं कर रहा। पीलीभीत में संगठन और जितिन प्रसाद के बीच में तालमेल का बहुत गहरा अभाव है। यही स्थिति रामपुर में है, यही स्थिति मुरादाबाद में है।
पिछले बार कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत और रामपुर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। बाकी एक सीट को छोड़ करके सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, ये सभी सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी। नगीना सीट पर चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बेहतर तरीके से वहां लड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां वहां काफी मजबूत हैं। लेकिन मुरादाबाद में जिस तरह से शुरुआती चुनाव बहुत तेजी से उठा और उठने के बाद में फिर चुनाव बैलेंस पर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, बाकी मेहमानों की तरफ रुख कर लेती हूँ। तब तक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, कितने आश्वस्त कल की तारीख में, कल का दिन जनता किसे चुनने जा रही है? कॉन्फिडेंट बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके के समीकरण अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीएसपी की एंट्री हो जाना, निर्दलीय भी उम्मीदवार, और जितिन जी का, जैसे कि अभी सुजीत जी बता रहे थे, कई जितिन जी हुए, कुछ और कैंडिडेट जिनको वो एक्टिव नहीं देख रहे। नहीं, उन्होंने, सुजीत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मोदी और योगी को हर आदमी अपना नेता माने। तो भाई मोदी जी तो कह चुके हैं, मोदी जी चुनाव में कहते हैं कि भाई आप कमल पे बटन दबाएंगे, वोट मुझे मिलेगा। तो पूरा देश नेता मान रहा है। कैंडिडेट जो कैंडिडेट दिए गए भारतीय जनता पार्टी का, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि मोदी जी को वोट लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, जिन सीटों पे कल चुनाव है, इन सीटों पे अभी जो अगर याद करिए, इसमें आप दिखा रही हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए कि भाई मुस्लिम मतदाता काफी इसमें प्रभावी हैं। तो लोग कैराना और मुजफ्फरनगर का दंगा भूले नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, जब मुझे किस प्रकार से पलायन हो जाता था, किस प्रकार घर छोड़ करके सबको भागना पड़ता था, किस प्रकार से अराजकता थी, लॉ एंड ऑर्डर की कोई मतलब नहीं था। यहाँ क्या हालात थे, आज योगी जी की सरकार बनने के बाद किस प्रकार से हालात अच्छे हैं। सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, सब अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, कोई पलायन नहीं हो रहा है, कोई घर छोड़ के भाग नहीं रहा है। तो हमारे मुस्लिम मतदाताओं को भी यह समझ में आ गया है कि ये लोग जो डराते थे और जिस प्रकार का माहौल ये बनाते थे और दंगा हुआ करता था, और इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि दंगे को रोकें। कोई पॉलिटिकल विल नहीं था कि दंगे को रोकें, क्योंकि इनको उसमें लाभ दिखता था। आज मुस्लिम मतदाता भी इस बात से कन्विंस है कि भाई योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो विकास का काम हो रहा है, कहीं ना कोई दंगा है, ना कोई फसाद है, ना कोई तकलीफ है। तो आज के जब मान के चलिए कि मुस्लिम मतदाता भी अब भारतीय जनता पार्टी को वोट करने को तैयार है। इन 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सारी सीट जीतने जा रही है। कोई सीट जो है इन लोगों को मिलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सबको नकार रखा है। ठीक है, लेकिन ये आपका कहना है, जनता क्या सोचती है ये तो हमें 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 8 सीटों पर कंपटीशन बहुत टफ है, वो भी तब जब पश्चिमी यूपी, जहां पर जाट फैक्टर भी काम करता है, जहां पर मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, दलित ओबीसी भी अच्छे खासे हैं। लेकिन किस सीट पर, पीलीभीत को छोड़ दिया जाए तो करीब 37% के आसपास मुस्लिम आबादी तमाम सीटों पर पड़ती है। आगे बढ़ रही हूँ, हमारे साथ सपा से आरिफ जी जुड़े हुए हैं, मनीष जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट इनके पास है। इमरान मसूद जी लड़ रहे हैं सहारनपुर से। मनीष जी, कितने आश्वस्त हैं? यहाँ पर जब हम देख रहे हैं पहले चरण में इमरान मसूद जी, हालांकि ये भी हाई प्रोफाइल सीट बताई जा रही है, यहाँ पर भी काफी टफ होगा, लेकिन माजिद अली जी भी परेशान कर सकते हैं, कहिए। जहाँ तक इन 8 सीटों का सवाल है, तो वहाँ की जनता इंतजार कर रही थी एक नए चेहरे का, और वो चेहरा अब सामने आने जा रहा है। तो जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा कि हम 8 सीट जीतने जा रहे हैं, तो मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से बस उनकी बात ही उन्हीं तक समझा रहा हूँ। ये तो कल जनता बताएगी कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। 8 सीटों पे विजय इंडिया गठबंधन की ही होगी, और वहाँ की जनता ने भी इस बार ठान लिया, क्योंकि वहाँ पे जो फैक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके डिस्प्ले पे बार बार शो कर रहा है मुस्लिम वोट या फिर जाट का फैक्टर, तो वहाँ के लोग ये भूले नहीं है कि किसान आंदोलन या जाटों के साथ या मुस्लिमों के साथ ये तानाशाही सरकार ने उनके साथ क्या क्या किया है। तो वो इस बार पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के ही प्रत्याशी को वोट करेंगे, और जो आपको 4 तारीख को नजर आ जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं, ये 8 की 8 सीटें हम जीतने जा रहे हैं।
आपका कहना है कि आप 8 सीटों पर जीतने जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा जनता किसे अपना मत देती है। आज बिल्कुल बिल्कुल। सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कल जनता की बारी है, जनता अपना फैसला देगी। आरिफ साहब, क्या कहेंगे आप? कितने आश्वस्त, कितना कॉन्फिडेंस? अनम्यूट कीजिए डिवाइस को अपने। सर ऑडियो शायद आपका नहीं आ रहा है, हम देख लेते हैं, चेक कर लीजिए प्लीज, क्यों नहीं आ रहा है सर का ऑडियो। ठीक है, मैं वापस सुजीत जी आपके पास आ रही हूँ। सुजीत जी, कई सारे मुद्दे इस चुनाव में दौड़े, जिनमें खास तौर पर राम मंदिर, जिसको एक बिग टॉपिक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रचार प्रसार की रैलियों में, और उसके बाद परिवारवाद भी मुद्दा आया। फिर हमने देखा कि कई सीटों पर जाकर पिक्चर उलझती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर पर मुजफ्फरनगर, जहां पर संजीव बालियान जी उम्मीदवार हैं, यहां पर अपनों से ही परेशान हो गए। आपको लगता है कि ये परेशानी खड़ी करेंगे? और खासतौर पर बीएसपी, जहां न केवल वो इंडिया अलायंस के दोनों दलों के लिए परेशानी है, बल्कि बीजेपी के लिए भी कई सीटों पर परेशानी है। सुजीत जी, चलिए, सुजीत जी को भी आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मैं उनकी तरफ रुख कर लेती हूँ। सर, सीधी सी बात यह है कि ये भी माना जा रहा है कि 8 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें इकरा जी भी हैं, इमरान मसूद हैं, और रुचि वीरा के लिए जरूर थोड़ी परेशानी हो सकती है एसटीएसएन की वजह से, लेकिन मोहिबुल्लाह इमाम साहब, ये जो सीटें हैं ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। ये सपा की मजबूती की बात कर रही है। यहाँ पर कई ऐसे आर्टिकल जो ये कह रहे हैं कि सपा इस जगह पर मजबूत है। शशिकांत तिवारी जी, नहीं, सपा कहाँ मजबूत है? वहां पे रामपुर में या मुरादाबाद में तो आजम खान जी ही हरा रहे हैं सपा को। सपा कैसे मजबूत हो सकती है जब आजम खान जी का कैंडिडेट नहीं मिला है? तो क्या हालात किया उन्होंने, किस प्रकार से उनका जिलाध्यक्ष बागी हो गया है। तो कहाँ ये जीत रहे हैं? ये लोग तो खुद आपस में सिर्फ फुटबॉल किए हुए हैं, और जनता सब देख रही है। रामपुर का भी वही हालत है, और मुरादाबाद का भी वही हालत है। रुचि वीरा जी को तो मान लिया वहां के लोगों ने कि भाई उड़ाकू दल से आ गई हैं, इनको देना पड़ा है, दबाव में इनको टिकट देना पड़ा है। ठीक है, आज ना तो मुरादाबाद इनके हाथ में है, ना तो इनके पास रामपुर हाथ में है। ये लोग आपस में वहां लड़ते हुए संघर्ष करते, आपस में संघर्ष कर लें। दूसरी बात, जो पश्चिम की जितनी सीटें हैं, मुजफ्फरनगर के, जैसा कि मैंने कहा कि किस प्रकार से माहौल बदला, पूरा देश जो है, पूरा प्रदेश जो है शांतिपूर्ण तरीके से विकास के रास्ते पे चल रहा है। सहारनपुर उसी में है, कैराना उसी में है। कैराना बहुत महत्वपूर्ण सीट है। भारतीय जनता पार्टी के वहां पे हमारे कार्यकर्ता भी लगातार काम करते रहे, सरकार ने काम किया है, हमारे पास मजबूत नेतृत्व है, और योगी जी के नेतृत्व के साथ साथ दुनिया का को दिशा दिखाने वाला मोदी जी का नेतृत्व है। तो जो भारत विकसित रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, तो ये 8 सीटें भी देख रही हैं। पीलीभीत भारतीय जनता पार्टी की सीट है। पीलीभीत में कोई नया चेहरा थोड़ी है जितिन प्रसाद जी। जितिन प्रसाद जी केंद्र के मंत्री रह चुके हैं। जितिन प्रसाद जी स्टेट में अभी मंत्री थे, वो लगातार प्रदेश की सेवा किए हैं, करते रहे हैं। तो कोई ऐसा थोड़ी है कि पीलीभीत उनसे अछूता रहा। पीलीभीत की जनता से लगातार उनका संपर्क रहा है। जितिन प्रसाद ऐसा कोई नाम नहीं है कि जैसे कोई उनको जानता ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है पीलीभीत। पीलीभीत से कैराना होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर तक सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को। मुरादाबाद में भी आपका प्रचार प्रसार कमजोर पड़ा सर्वेश जी की वजह से? नहीं, कहीं कमजोर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावा नहीं करते हैं, घर घर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी बात समझाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, प्रत्याशी हो, वो अपने तरीके से वो काम करते हैं। हर घर में जाने की वजह है हमारे पास कोई वजह ऐसा नहीं है कि मुंह छिपाने वाली वजह। भारतीय जनता पार्टी का राजपूतों की नाराजगी के भी आरोप लग रहे हैं कि कई जगहों पर आपकी संजीव बालियान जी की सीट पर, जहां सोम साहब एक क्षत्रिय हैं तो एक ठाकुर हैं, वहां पर आपको राजपूतों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। नहीं, नाराजगी वाली बात एक आई थी जहां पे लोगों ने कार्यक्रम किया और अपनी बात दर्शाया। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास, एक जात की राजनीति करती नहीं है, सबको लेकर के चलती है। तो हमने राजपूतों को भी साधने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि भाई देश आगे बढ़ेगा तो राजपूत भी आगे बढ़ेगा। ये लोग कौन सा भला करने वाला है?
पारुल जी, मैं एक लाइन, अंतिम लाइन, ये लोग कौन सा सपा बसपा वाले भला करने वाले राजपूतों का मालूम है, वो हक से नाराज भी होने का, अगर उनके पास हक है तो भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज भी होंगे और वोट भी देंगे और साथ भी रहेंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। उनको मालूम है उनका भविष्य इनके साथ जाने में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और अपनी नाराजगी भी जताएंगे, हक भी जताएंगे। ठीक है, वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी। हो गया, एक सेकंड रुकिए। आरिफ साहब, रामपुर आपके लिए दिक्कत कर सकता है, रुचि वोरा एसटी हसन साहब हो सकता है आपके लिए परेशानी खड़ी कर दें, क्योंकि मोहिबुल्लाह साहब तो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीएसपी ने जीशान खान को उतार के आपकी परेशानी बढ़ा दी है। तो सपा जितनी मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कहीं कहीं जो बीएसपी ने आपके साथ गेम प्लान किया है, या कह सकते हैं बीजेपी को भी ये परेशान कर सकता है। यहाँ आपकी 8 में से 4 सीटें मजबूत बताई जा रही थी, लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट्स की आने की वजह से थोड़ी परेशानी, दिक्कत आ सकती है। सभी को मेरा नमस्कार है और विशेष रूप से आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए आपको धन्यवाद। देखिए, एक नया सूरज इस देश में आने वाला है, जिसकी रोशनी पश्चिम से निकल रही है और पश्चिम का जनादेश ये बता रहा है कि अब इंडिया गठबंधन पर, देश पर इंडिया गठबंधन राज करेगा। और ये जो 8 की 8 सीटें हैं, ये इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, बल्कि ये कह दीजिए कि 102 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है 21 राज्यों में, 102 सीटों पर 90% प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के जीतने जा रहे हैं। इसलिए कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को छलने का काम किया है। रोजगार पूरे देश से गायब है, लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर से लेकर के हर जगह गायब है, महिलाएं असुरक्षित हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। कोई भी वर्ग आपके शासनकाल में अपने को सहज नहीं महसूस कर रहा और अब ये लग रहा है उनको कि हम छले गए 10 साल, इसलिए अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमें इंडिया गठबंधन के साथ जाना है और देश में इंडिया गठबंधन के फेवर में, समर्थन में जनता की आवाज आ रही है। जनता की आवाज बहुत मजबूती से आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 8 के 8 पश्चिम की सीटें उत्तर प्रदेश में गठबंधन जीतेगी और 102 में 90% जीत हमारी इंडिया गठबंधन की होने जा रही है। दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी का एकदम सफाया होने जा रहा है और बहुत सारे राज्यों से मेरे अपने स्रोत हैं, मेरे अपने मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं। मैंने जो पता किया है वो सारे लोग इच्छुक हैं कि अब हम लोग इंडिया गठबंधन को देश की सत्ता की बागडोर संभालने के लिए देने जा रहे हैं। सुजीत जी, वापस आपके पास आ रही हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशी एक तरफ, लेकिन वोट मोदी योगी के चेहरे पर यूपी में पड़ेंगे। और वहीं अगर हम बात करें विपक्षी पार्टी की, तो वहां अब हम देख रहे हैं कि काफी समय के बाद अखिलेश और राहुल गांधी एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो फैक्टर है, एक तरफ ये कहा जा रहा है योगी मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेंगे, दूसरी तरफ अखिलेश राहुल दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी भी रोड शो करती हुई दिखाई दी। ये असर कितना दिखने वाला है इसका, ये फर्स्ट फेज में, पहले चरण में, और खासतौर पर जब हम उत्तर पश्चिमी की बात करते हैं, पश्चिम यूपी की बात करते हैं? पारुल जी, पिछला चुनाव जो हुआ था लगभग 20-21 हजार वोटों से सहारनपुर सीट जीती गई थी और उसमें तब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का संयुक्त गठबंधन था और बहुजन समाज पार्टी की सीट वहां जीती। यद्यपि इमरान मसूद भी काफी वोट पाए थे, तो इमरान मसूद इस बार भी अगर वहां लड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सहारनपुर में देखिए भारतीय जनता पार्टी डूबेगी तो केवल अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से ही डूबेगी, अपने प्रत्याशियों के कारण डूबेगी। प्रत्याशी केवल योगी और मोदी की सभाओं पर ही आश्रित हो गए हैं। ये अकेले सहारनपुर या नगीना या वहां का विषय नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का विषय है। और मैंने जहां जहां भी देखा है वहां प्रत्याशी सब आराम से कम्बल ओढ़ करके सो रहे हैं। तो और जो अन्य विपक्षी दल हैं जो वर्तमान में वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जाकर के, तो अंदरूनी भी। और दूसरी चीज है कि ये जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं को साध नहीं रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पीलीभीत में अंदरूनी कला और जितिन प्रसाद का नया होना और उसके बाद में तालमेल आपस में न होना, यही स्थिति रामपुर और मुरादाबाद में है। मुरादाबाद का चुनाव सर्वेश सिंह का बहुत तेजी से उठा था और वो चुनाव केवल इस नाते से डाउन हो गया क्योंकि एक तो सर्वेश सिंह बीमार थे और दूसरी चीज संगठन वहां काम नहीं कर रहा है, केवल योगी और मोदी की सभाओं पर ही आश्रित है।
आप अगर जाएंगे नगीना, तो नगीना में निश्चित रूप से लड़ रहे हैं वहां पर चंद्रशेखर वगैरह, और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में वहां संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की बेहतर है। लेकिन 4 सीटों में से वो 4 सीटें भाजपा के लिए आज के समय में बचाना थोड़ा कठिन स्थिति है। लौट रही आप ही की बातों को लिए जा रही हूँ मैं बीजेपी के पास। शशिकांत जी, क्या जवाब आपके पास? देखिए, सुजीत भाई कहीं से राजनीतिक रूप से प्रेरित लग रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। इनको भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। दूसरे सहारनपुर की बात कर रहे हैं, इन प्रत्याशियों को बड़ा महान बता रहा है। बता रहा हूँ, अब सुनिए, अब अपनी बारी आई है तो सुनिए सुजीत भाई। देखिए, इन प्रत्याशियों को बहुत महान बता रहे हैं। यही इमरान मसूद है जो बोटी बोटी काटने की बात कर रहे हैं, तो इनको ये जिता रहे हैं ताकि वो बोटी बोटी काट सके, सबको, पूरे प्रदेश को काट सके। यही पश्चिम है जहां योगी जी ने कहा था कि गर्मी में मैं शिमला ठंडी बना दूंगा। तो अभी हमारे एक साथी जो है सपा के बता रहे थे कि मणिपुर में दंगा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो अब दंगा नहीं हो रहा है ना, कोई करके बतावे। तो गर्मी में शिमला बना देंगे। योगी जी ने इन्हीं सीटों के लिए कहा था। ये लोग बहुत दंगा करते थे, बहुत ठीक हो गए। अब शांतिपूर्वक पूरा प्रदेश चल रहा है। हम मणिपुर का उदाहरण दे रहे हैं, हम मणिपुर का उदाहरण दे रहे हैं। सुनिए भाई, आप तो बीच में बोल रहे हैं। आपके टाइम में तो नहीं बोला ना। आप अभी बारी आएगी, मैडम आपको देंगे, आपको देंगे, आपको देंगे, आपको देंगे, समय देंगे। आप सुनिए, आप बोटी बोटी काटने वाला प्रत्याशी लाए हैं, आपको बड़ी उम्मीद है। आप बोटी बोटी काटने वाला प्रत्याशी से बड़ी उम्मीद है आपको। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता अब सबक सिखाने पर उतर गई है। उत्तर प्रदेश की जनता बोटी बोटी काटने वाले, दंगा करने वालों को सबक सिखाने के मूड में है। अब वो दिन भूल जाइए, वो दिन भूल जाइए। इंडी गठबंधन के लोग यही काम करते थे, दंगा फैलाते थे। इलेक्शन का दिन है, अब मुजफ्फरनगर में दंगे के समय हम लोग जाकर के वहाँ पर जो भी लोग पीड़ित थे उनको तमाम तरह की बारी बारी से अपनी बात रख लीजिए। कल इलेक्शन का डे है, जनता वोट करने जाएगी। पारुल जी, आपको सेवा करने मौका नहीं मिलेगा। योगी जी काफी सेवा करने के लिए। एक मिनट सर, मुझे सुन लें। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ये कहा करती थी कि ये भाजपा के पत्रकार हैं। वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को इतना ज्यादा पो दे दिया, जाट की बाकी अन्य वर्ग कहीं ना कहीं से असंतुष्ट हुआ। यह सत्य है। ठीक है, थोड़ा सा आप सुजीत जी, मैं चाहती हूँ छोटी छोटी अपनी बात रखिए, क्योंकि अब कल इलेक्शन का डे है। अपनी बात आप अपने समर्थकों पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस में कह दीजिए, और एक एक अपनी अपनी बारी पे। शशिकांत जी, पहले आप कह दीजिए, लेकिन ज्यादा समय मत लीजिएगा, 30 सेकेंड्स में। बिल्कुल, देखिए, कल चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनता केवल जाट भाई, अभी हमारे पत्रकार भाई ने कहा कि जाट भाई जाट नहीं कर रहे हैं, सारे जाट तो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। जातिवादी राजनीति नहीं करती, किसी एक जात की बात नहीं करती। ये लोग करते हैं, इंडी गठबंधन वाले जातिवादी। 4 जून को पता चलेगा। थोड़ा सा जातिवाद, परिवारवाद, ये लोग। मनीष जी, काफी देर से वो चुप बैठे हुए। मनीष जी प्लीज। ऑडियो सर, ऑडियो आपका म्यूट है क्या? देखिए। हाँ जी, आप कहिए। सॉरी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता जी माननीय शशिकांत तिवारी जी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और एक चैनल पे बैठ के वो सीधा सीधा योगी जी के नाम से अन्य प्रवक्ताओं को धमकी दे रहे हैं कि ये यूपी है और ये यहाँ योगी जी हैं, सबको सबक। माननीय योगी जी हम सबके सीएम हैं, किसी एक पार्टी के सीएम नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के सीएम है। दूसरी बात, आपने कहा कि मणिपुर की बात आप करते हैं। केंद्र में सरकार आपकी है, मणिपुर में बेटियां नंगी हैं, और उस पे आप चद्दर डालने के बजाय मणिपुर को आप बेइज्जत कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। तीसरी बात, जो आपने एक फैक्टर की बात कही कि राजपूत वर्ग, तो राजपूत वर्ग शुरू से योद्धा रहा है, और जिस तरीके से आपके एक मंत्री ने एक राजपूत वर्ग का अपमान किया है,
राजपूतों का जिस तरीके से अपमान किया है, इस बार राजपूत वर्ग पूरी तरह से इनको सबक सिखाने के मूड में है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि केंद्र के साथ योगी जी का जो तालमेल है वो कायदे से पुरानी बैठ नहीं बात हो गई पाया है। सर, वो पुरानी बात हो गई। अब हवा का रुख किस तरफ है, बात इस पर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए आरिफ साहब, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, कल चुनाव है और मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि देश का भविष्य, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र अगर आपको बचाना है तो निश्चित रूप से समय नहीं है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कांग्रेस 5 साल का इंतजार नहीं करती, तो कल है, इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन। चलिए, समय अब इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। देश में पहले चरण का चुनाव है, 102 सीटों पर चुनाव होगा, मत पड़ेंगे, जनता अपने घरों से निकलेगी, मतदान करेगी, प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर दें। कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, जब आप अपने क्षेत्र का सांसद चुनने जा रहे हैं, आप अपने लिए देश की सरकार चुनने जा रहे हैं। घरों से जरूर निकलिएगा, ये सोचकर कि आप किसे चुनना चाहते हैं, ये सोचकर कि आप किसे अपना नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि मतदान ही हमारे देश की बड़ी ताकत है, जो ये बताती है कि लोकतंत्र हमारे देश का बड़ा मजबूत है। तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनिए और घरों से सुबह से ही जरूर निकलिए। कहते हैं ना, बाद में कीजिए खान पान, सबसे पहले कीजिए मतदान। दीजिए इजाजत, नमस्कार।